यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं ईवीएस का एक और चैप्टर, जिसका पार्ट है अपन जैसे सिलेबस में देखें तो अपना ये चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें हमारे पशु पक्षी व पालतू व मालवाहक पशु और पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। सारे बर्ड्स एनिमल्स इनकी बात करें तो ये किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट यहाँ पर स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट परिवार वाला हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी के ऊपर। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या जाएगा, है ना। जैसे ये मालवाहक पशु हो गया, अब ये जो पोल्यूशन वाली चीज है उसको अपन इसके सेकंड पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इस वाले टॉपिक से बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हमको ये चीज पता है तो डेफिनेटली इस चैप्टर को बहुत इजीली हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में तो वो क्या पूछ लेगा, बर्ड से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन अपना घोंसला किस तरीके से बनाता है। कुछ जो पालतू जानवर यहाँ पर होते हैं उनके कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया एक बिल्कुल बेसिक लेवल। अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल जो होता है ना, मॉडरेट लेवल में वो क्या पूछेगा, इससे रिलेटेड थोड़ा सा करंट अफेयर्स इसके अंदर या स्टैटिक जीके जो होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आप बोल रहे होंगे ये चीज क्या है, तो करंट अफेयर जस्ट लाइक कि बर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पर हो गई, है ना। बर्ड्स का जैसे फ्लैमिंगो उत्सव मनाया तो वो कहाँ पर मनाया गया, प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीज होती है, बर्ड्स डे वगैरह यहाँ पर हो गए, तो वो सब प्लस स्टैटिक जी के यहाँ पर बर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें अपन से पूछ ली, तो वो मॉडरेट लेवल हो गया। फिर इसमें एक चीज और आती है हायर लेवल। हायर लेवल के क्वेश्चन में वो क्या चीजें ऐड करेंगे, इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन। मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर में थोड़ा सा चीजें क्या होती है, जो अपना एग्रीकल्चर ब्रांच होती है उसमें थोड़ा सा इन चीज़ों को क्या करा जाता है, डिटेल में बताया जाता है। जस्ट लाइक कि कोई भी एनिमल है, जस्ट लाइक कि हम लोग यहाँ पर गाय को पालते हैं, राइट। तो गाय के लिए जिस भी प्रकार का आवास बनाया जाता है, घोड़े के लिए जिस भी प्रकार का स्थान बनाया जाता है, तो कितने बाय कितने का होना चाहिए, या उनके आवास को बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हवा की डायरेक्शन किस साइड देनी चाहिए, दरवाजा किस साइड देना चाहिए, इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनको जिस तरीके से सेटिंग करवाया जाता है। तो हॉरिजेंटल में कितनी लाइन होना चाहिए, एक लाइन में कितने पक्षी होना चाहिए, एक लाइन में कितने जानवर यहाँ पर होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, अभी लास्ट जो पीआरटी एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछा गया था कि गायों को जब व्यवस्थित अरेंजमेंट किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, हॉरिजेंटल किया जाता है, एक लाइन में मैक्सिमम आप कितनी गाय खड़ी कर सकते हो। तो ये डीप लेवल तक के क्वेश्चन आपकी पीआरटी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आपको तीनों ही लेवल प्रिपेयर करके चलना है, बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल। ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पशु पक्षी पालतू व मालवाहक पशु, इनका क्या परिचय हो सकता है, मतलब एक बेसिक जानकारी। हमारे पर्यावरण और समाज में पशु पक्षी और पालतू व मालवाहक पशुओं का अत्यधिक महत्व होता है। ये न केवल हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि मानव जीवन में भी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से योगदान देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पशु वन्य जीव और घरेलू पशु की, तो वन्य जीव पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक जीव आर्थिक व औषधि दृष्टि से भी जो जीव होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है ना। अगर ये चेन में से ये गायब हो गए तो कहीं ना कहीं पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हमारा अफेक्ट हो जाएगा। महत्व की बात करें तो जंगलों में रहने वाले शेर बाघ हाथी आदि पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर बनाए रखते हैं। गाय भैंस बकरी जैसे घरेलू पशु हमें दूध मांस और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। वानिकी में उपयोगी जानवर जैविक विविधता को बनाए रखते हैं और प्रजनन में भी प्राकृतिक संतुलन को ये बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, है ना। तो हर एक प्रजाति यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अगर अपन बर्ड कैटेगरी के पास जाए, तो बर्ड केवल न पर्यावरण की शोभा बढ़ाते बल्कि कीट नियंत्रण करना, पॉलिनेशन के प्रोसेस में, बीजों को स्प्रेड करने में हर जगह ये अपना योगदान देते हैं, है ना। गिद्ध की बात करें तो गिद्ध जैसे पक्षी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होते हैं, क्योंकि वे मृत जीवों को खाकर संक्रामक रोगों के फैलाव को यहाँ पर रोकते हैं। तोता कौवा और गोरैया जैसे पक्षी कृषि भूमि के कीट पतंगों को यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्रों को जोड़ते हैं और उनकी आवाजाही पर्यावरण का संकेत यहाँ पर देती है, राइट। ये चीजें हो गई। अब आगे यदि यहाँ पर बढ़े तो थर्ड जो कैटेगरी हो गई वो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, पालतू पशु जो होते हैं, पेट एनिमल जो होते हैं। ठीक है, पालतू पशु जैसे कुत्ते बिल्ली और खरगोश मानव जीवन के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ये भावात्मक समर्थन के साथ साथ सुरक्षा और कंपेनियनशिप हमको यहाँ पर एक साथी भी मिल जाता है ना। कुत्ते और बिल्लियां न केवल घरों की सुरक्षा करते बल्कि एक भावात्मक सहारा भी रहता है एक मनुष्य को। ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू पशु कृषि कार्य और समाज में पारंपरिक जीवन का हिस्सा यहाँ पर माने जाते हैं। इनके
साथ बिताया गया समय मानसिक तनाव को भी कम करता है और बच्चों के समग्र विकास में भी यहाँ पर सहायक होता है ना, ताकि उनके साथ जो रहकर एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर हो जाता है। राइट, तो ये चीजें हो गई। सो मालवाहक पशु जैसे घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर प्राचीन काल से ही परिवहन और माल ढोने के साथ साथ यहाँ पर हमारा मेन साधन जो था पुराने समय में, वो हमारे ये सारे पशु थे। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इनका उतना ही वर्चस्व है। महत्व की यदि बात की जाए तो बेल कृषि कार्यों में हल खींचने सहित अन्य कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। ऊंट और खच्चर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में माल ढोने के लिए अनिवार्य साधन है। घोड़े का उपयोग पारंपरिक उत्सवों और सुरक्षा बलों के तौर पर यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गई अपनी मालवाहक पशुओं की व्यवस्था। ठीक है, अगला अगर अपन देखें तो इनसे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो सारी अभी अपन ने एनिमल कैटेगरी पढ़ी हुई है। तो पशु पक्षी पालतू और मालवाहक जानवर हमारे समाज और पर्यावरण का अभिन्न अंग है। ये न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने में भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनके संरक्षण और उचित देखभाल के बिना पर्यावरण संतुलन और सामाजिक विकास यहाँ पर संभव नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये हर तरीके से हमारे लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये तो हो गया बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आप थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी बिल्कुल ऐसी ही है, सिंपल सी। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से यहाँ पर लॉजिकल होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कि कौन सा पक्षी मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, वन सेकेंड। क्या पूछा गया है कि कौन सा पक्षी मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रख सकता है। तो तोता हो सकता है, गिद्ध, कबूतर या कौवा। तो इसमें अपन बोल देंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कौन हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा। है ना, यही क्या करता है, संक्रमण से भी बचाएगा। तो बी आंसर अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट टू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेगिस्तानी क्षेत्रों में मालवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन चारों में से ऊंट का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि वहां की जमीन के लिए, वहां के रेतीले इलाकों के लिए ऊंट बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, किस पालतू जानवर का उपयोग सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है ना, वही पेट एनिमल में बात हो रही, तो गाय, बकरी, कुत्ता या फिर तोता। तो सी आंसर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षा के पर्पज से भी और भावनात्मक समर्थन के लिए भी। तो आंसर क्या हो गया अपना, डॉग हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जानवर कृषि में हल खींचने के लिए प्राचीन समय से उपयोग किया जाता आ रहा है। तो इन चारों में से मैं देखूँ तो हल खींचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, बेल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पक्षियों के प्रजनन और घोंसला बनाने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। तो कौन सा चीज, कौन सा पोल्यूशन यहाँ पर करेगा। तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा वहां पर पक्षी कभी भी घोंसला नहीं बनाते, क्योंकि जैसे हमको डिस्टर्ब होगा वैसे इनको भी डिस्टर्ब होगा। तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरैया पक्षी का मुख्य योगदान क्या होता है। बीजों को फैलाना, मांस का उत्पादन करना, कृषि कीट का नियंत्रण करना या मृत जीवों को खाना। तो बेसिकली गोरैया पक्षी जो है वो क्या कार्य करती है, आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, किस पशु के दूध का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है, भेड़, गाय, बकरी या फिर ऊंट का। तो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि गाय को ही पालते हैं, तो गाय का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। और मेन जो गोरैया पक्षी है उसका मेन रोल यहाँ पर किस में रहता है, कृषि कीट को नियंत्रित करने में। कीटों को नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा योगदान कौन देती है, गोरैया पक्षी देती है। तो आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। आगे देखिएगा, कौन से पक्षी प्रवासी पक्षी के रूप में भी जाने जाते हैं। बेसिकली माइग्रेशन जो बर्ड होते हैं उनके बारे में। तो तोता और कौवा, बतख और सारस, कबूतर और गोरैया, मोर और गिद्ध। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बतख और सारस को प्रवासी पक्षी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, जो समय समय पर जो है प्रवास यहाँ पर करते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रदूषण का असर जो है सीधे तौर पर जलचर और जलीय पक्षियों पर पड़ता है। जलचर मतलब जल में रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमारा वाटर पोल्यूशन होगा। वाटर पोल्यूशन कहाँ पर लिखा हुआ है, सी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहाड़ी क्षेत्रों में मालवाहक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब पहाड़ी क्षेत्रों की बात आ रही है, अगर रेगिस्तान होता तो हम लोग ऊंट कर देते, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, खच्चर का प्रयोग किया जाता है। यही मालवाहक सामान ढोने का कार्य यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल था। अब हम लोग थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेसिक लेवल के पढ़ते से ही आंसर आ रहे थे, इतना सोचना नहीं पड़ रहा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पक्षी प्रवासी पक्षी मार्ग माइग्रेटरी फ्लाईवे के माध्यम से साइबेरिया से भारत की ओर यात्रा करता है। कौन सा पक्षी है, तो साइबेरियन बर्ड है।
है ना, जो अपने राजस्थान में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन यहाँ पर हो जाएगा। पशुओं में कौन सा रोग बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियम बोविस के कारण होता है और मनुष्यों में भी फैल सकता है ना। पशुओं में एक रोग होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस, और अगर हम लोग उस जानवर के संपर्क में आते हैं तो वो मनुष्यों से भी फैल जाता है। तो ये होता है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस करके, ठीक है, जो एनिमल्स में होता है, और एनिमल्स के थ्रू फिर ये मनुष्यों में भी हो सकता है। बेसिकली जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं जैसे गाय वगैरह हो गया, तो ये उनमें ज्यादा फैलता है, और उनसे फिर ये किस में आ जाता है, मनुष्यों में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 और 4 को देखिएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में किस पशु को राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया है ना। तो एशियन एलिफेंट को किया गया। ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी समस्या किस प्रदूषक के कारण उत्पन्न होती है, जो जल स्रोतों पशु पक्षियों को भी प्रभावित कर सकता है। तो पानी में अगर नाइट्रेट की अधिकता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। कीस्टोन प्रजाति बाघ हो सकता है, कौवा हो सकता है, वल्चर हो सकता है, मधुमक्खी हो सकता है। ये अपना कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति आप लोग समझते हैं क्योंकि अपन इकोसिस्टम पढ़ रखे हैं। तो इकोसिस्टम में कीस्टोन प्रजाति किसको बोला जाता है, ये वो प्रजाति है कि अगर इसको मैं फूड चेन या फूड वेब से अगर रिमूव कर दूं तो मेरा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर ये प्रजाति खत्म होती है तो पूरी मानव जाति इससे क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, या पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इससे प्रभावित हो जाएगा। तो सबसे मेन रोल जो है पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने में, वो किसका हो जाएगा, अपना बाघ का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, क्या पूछ रहा है ये कि भारत में कौन सा प्राचीन मालवाहक पशु 5000 वर्षों से रेगिस्तानी क्षेत्रों में परिवहन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वही रेगिस्तानी क्षेत्र है, मतलब ऊंट का आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, पहाड़ बोल रहे हैं तो आप खच्चर कर लेना, खेत बोल रहे हैं तो आप बेल कर लेना, और यहाँ पर हम लोग घोड़े का देख ही सकते हैं पर्पस जो अलग अलग हो जाएगा, माल ढोना भी हो सकता है और सुरक्षात्मक तरीके से भी हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं, है ना। युद्ध वगैरह में भी हम लोग देख रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं तो उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेबीज का प्रमुख वाहक कैरियर कौन सा पालतू पशु है जिसके कारण भारत में अधिकांश मामलों में ये संक्रमण फैलता है। तो रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिया हो जाता है, वो व्यक्ति पानी से डरने लग जाता है। तो रेबीज का प्रमुख वाहक कौन होता है, डॉग होता है। इसी के थ्रू मनुष्यों में रेबीज बीमारी यहाँ पर फैलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी ताकि बाघों की घटती जनसंख्या को रोका जा सके। कब किया गया था, 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति को भारत में क्रिटिकली एंडेंजर्ड या गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था। इंडियन बस्टर्ड हो सकते हैं, सफेद गिद्ध यहाँ पर हो सकते हैं, काला सारस या पाइन हॉर्नबिल यहाँ पर हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, जिसको यहाँ पर मस्ट प्रोटेक्शन की नीड है ना, जिसको सुरक्षित करने की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। अगला देखिएगा, घोड़ों में कौन सी आनुवंशिक स्थिति उन्हें लंबी दौड़ के दौरान थकान और अकड़न का शिकार बना देती है ना। तो ऐसी कौन सी आनुवंशिक स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से लंबी दौड़ के दौरान घोड़ा थक सकता है और उसके हाथ पैर जो है वो यहाँ पर अकड़ सकते हैं। तो ये लाइमेनाइटिस हो सकता है, इक्वाइन ऐसी एसिडोसिस यहाँ पर हो सकता है, इक्वाइन पॉलीसेकेमिया हो सकता है, इक्वाइन एक्सटर्नल रब्डोमायोलिसिस यहाँ पर हो सकता है। तो ये वाला ई आर वाला जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, इक्वाइन एक्सटर्नल, और हम लोग इसको कहेंगे रब्डोमायोलिसिस। इन शॉर्ट आप इसको ईआर कह लीजिए। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये वाले जो घोड़े और इस तरीके से होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ना कि लंबा चलने के लिए बहुत सारे, जैसे अपन प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं, इसलिए ऐसे ही इनके भी कुछ यहाँ पर बनते हैं, है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स वगैरह जब इनको यहाँ पर दे दिए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक दौड़ सके, वो थके कम, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब एकदम से इनके अंदर थकान आती है तो पूरी इनकी बॉडी यहाँ पर अकड़ जाती है, जिसको अपन ई आर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में किस क्षेत्र में पक्षियों के प्रवास का सबसे बड़ा उत्सव फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील पर मनाया जाता है, तो पुलिकट झील पर इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो अब मैंने वही बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि एक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एनिमल से रिलेटेड कि कौन सा बर्ड कौन से घोंसले में रहता है। फिर वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स कि कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर अपना स्टैटिक जीके हो गया। ये टाइगर डे जो मनाया गया इस बार का थीम क्या था, है ना, पर्टिकुलर डे मनाया गया तो इस बार की थीम वो करंट अफेयर्स, और इस तरीके से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर ऐसा है कि जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारी ही चीजें इसके अंदर ऐड कर दी है। भारत में किस प्रजाति के गिद्धों में डाइक्लोफेनोक के दवा के कारण तेजी से गिरावट देखी गई है। तो हमारा जो सफेद पीठ वाला गिद्ध है उसमें एकदम से यहाँ पर गिरावट हुई है, मतलब अब देखिए 80% उसमें उसकी जो संख्या है उसमें रिडक्शन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए जो है एक दवाई का प्रयोग किया जाता था, डीडीटी का, है ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन का। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये गिद्ध के शरीर में पहुंचा, है ना, और उसका क्या हुआ, यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन हुआ, जैव आवर्धन हुआ, तो कहीं ना कहीं जब ये गिद्ध के शरीर में पहुंचा तो उनका जो प्रजनन क्षमता है वो पूरे तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई, और धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती गई, कम पड़ती गई। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सा विषैला रसायन समुद्र के जलीय जीव को प्रभावित करता है और बायोमैग्निफिकेशन की समस्या को बढ़ाता है ना, क्या पूछा गया है इसके अंदर। समुद्र के जलीय जीवन को भी प्रभावित करेगा और बायोमैग्निफिकेशन को भी, यहाँ पर जैव आवर्धन को भी बढ़ाएगा। अब जैव आवर्धन क्या होता है, जैसे एक किसी जीव ने हानिकारक पदार्थ का सेवन किया, जैसे एक छोटा सा बर्ड था उसके थ्रू डीडीटी को लिया गया, है ना, अब इस बर्ड को खाने वाला एक जीव आया तो उसमें डीडीटी का परसेंटेज और इंक्रीज हो जाएगा। फिर उस बर्ड को मान लो किसी गिद्ध वगैरह सारस वगैरह ना खाए तो उसमें भी डीडीटी का लेवल और बढ़कर आएगा, क्योंकि जो बुरे केमिकल वगैरह होते हैं जिससे एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाते हैं ना, तो उनकी मात्रा इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किसके कारण बढ़ी, पारा के कारण, नाइट्रेट के कारण, CO2 के कारण या SO2 के कारण। तो ये बढ़ी है पारा के कारण। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय कानून के तहत बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध किस कारण से लगाया गया था। है ना, हमारे यहाँ पर जो है अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बैलगाड़ी की दौड़ करवाई जाती है, सांड वाली दौड़ करवाई जाती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो इसको एक पशु क्रूरता यहाँ पर मानते हुए इस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है ना, क्योंकि इसमें इनको डंडे से पीटा जाता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर होती है, तो पशु क्रूरता के संबंध में इस पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा प्रवासी पक्षी जो है हर साल अंटार्कटिका से आकर भारत के समुद्र तटों पर प्रजनन करता है। अंटार्कटिका से आप सोचो इतनी दूर से आता है वो भारत के समुद्र तटों पर प्रजनन करने के लिए। ये गुलपंखी टर्न हो सकता है, आर्कटिक टर्न हो सकता है, फ्लैमिंगो हो सकता है, या स्नोगीज यहाँ पर हो सकता है ना। तो देखो फ्लैमिंगो आते हैं इसलिए फ्लैमिंगो फेस्टिवल अपन मनाते हैं, बट वो ज्यादा दूर से नहीं आते, वो राजस्थान में आते हैं। ठीक है, और ये आ रहा है अंटार्कटिका से, तो इसका नाम है आर्कटिक टर्न करके। ठीक है, ये इसका डायग्राम अभी आपको इस वाले में दिखा होगा। ये जो है ये आर्कटिक टर्न है, इस तरीके से होता है, ये पूरा वाइट होता है, इसके पैर रेड होते हैं, इसकी चोंच रेड होती है, इसकी कैप ब्लैक कलर की होती है, और इसके जो पीछे के फिदर पंख होते हैं वो कुछ इस तरीके से उठे हुए रहते हैं, मतलब एक एंगल पर ये सेट रहते हैं। लगभग इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 15 से 30 साल का होता है, 15 से 30 साल तक इसका पूरा जीवन काल यहाँ पर रहता है, और ये लंबी दूरी तक अपना ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोणीय पंखों वाला मतलब वो इसके जो पंख होंगे वो कुछ इस तरीके से थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं ताकि इसको उड़ने में आसानी हो। कोड़ी पंखों वाला एक छोटा पतला ग्रे और सफेद पक्षी आर्कटिक टर्न अपने लंबे वार्षिक प्रवास के लिए जाना जाता है ना, क्योंकि लंबा उसको ट्रैवल करना पड़ता है, पूरे साल भर ये प्रवास यहाँ पर करता है। ये अपने आर्कटिक प्रजनन स्थलों से अंटार्कटिका तक यात्रा करेगा, जहां तक अंटार्कटिका गर्मियों का आनंद लेती है। लगभग 25,000 मील की दूरी ये तय करता है। प्रजनन का जो प्रजनन यहाँ पर करते हैं, इन पक्षियों में पूरी काली टोपी मतलब हेड इसका जो है पूरा ब्लैक होता है, छोटे छोटे से रेड पैर पाए जाते हैं और लाल चोंच यहाँ पर पाई जाती है। देखते हैं कभी बन गया बर्ड तो। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बर्ड यहाँ पर पाया जाएगा आपका। चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा पक्षी घास के तंतु और नरम सामग्री का उपयोग करते हुए लटकते घोंसले को हैंगिंग नेस्ट यहाँ पर बनाएगा। उसमें कोयल हो सकता है, बया हो सकता है, मोर हो सकता है, या फिर उल्लू यहाँ पर हो सकता है। तो हैंगिंग नेस्ट जो है इनमें से कौन बनाएगा, हैंगिंग नेस्ट बनाती है यहाँ पर वीवर बर्ड, बया यहाँ पर बनाएगा। तो ये एक नया टॉपिक है जिसमें आपको क्या पूछे जाते हैं, सारे ही प्रकार के नेस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो एक बार अपन नेस्ट का समरी देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है।
तो देखो नेस्ट के बारे में अपन विद डायग्राम में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक भी क्या है जो आप एमसीक्यू में पढ़ोगे वही इसका बेसिक होगा। तो एमसीक्यू अपन अच्छे से कर लेते हैं एक बार, बस थोड़ा सा इन शॉर्ट इसका थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कौवे अपने घोंसले को ऊंचे पहाड़ों की, ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर, यहाँ तक कि टेलीफोन के खंभों तक बना लेते हैं। इनका टारगेट क्या होता है कि ज्यादा हाइट तक तो नहीं, बट हाँ जो दूसरे पक्षी हैं उनसे मुझे थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाना है, तो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, है ना, टेलीफोन के खंभों पर, इस तरीके से ये अपना घर बनाना पसंद करते हैं। दूसरा डायग्राम किसका दिख रहा है आपको, है ना, सारस का दिख रहा है, ब्लैक सारस, यहाँ पर काला सारस दिख रहा है। काले सारस का एक चट्टान के किनारे पर सूखी लकड़ियों से बना हुआ घोंसला है। तो सारस जो होते हैं वो इस तरीके से चट्टानों के बीच में अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं, ठीक है, और इनके एक से दो घोंसले यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा कैपवीवर नर, है ना, मेल जो है कैपवीवर नर पिछले वर्ष के घोंसले के अंत में अपना नया पेंडेंट शैली का घोंसला यहाँ पर बना रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, उसमें एडिशन कर रहा है। देख लो आप, ये इस तरीके से घोंसले बनाने, इसको उल्टे घोंसले बनाना बहुत पसंद होते हैं। इस तरीके से ये लटकते हुए यहाँ पर घोंसले बनाता है, जिसका नाम क्या है, वीवर बर्ड है ना। और इसका मेल वाला घोंसला बनाता है, और फीमेल मादा जो होती है वो डिसाइड करती है कि जिसका घोंसला सबसे अच्छा होगा ना, मैं उसी घोंसले में रहूंगी, मैं उसी घोंसले में जाकर अंडे दूंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके बीच में कंपटीशन चलता होगा कहीं ना कहीं। अगला देखना, अगला जो ये वाला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह गेंद के आकार का सनबर्ड घोंसला मादा पक्षी द्वारा बनाया गया है। इसमें एक तरफ से ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, छेद पाया जाता है। तो मड वगैरह को लेकर जो है, मड वगैरह जो भी चीजें इसको मिली है उसको लेकर, कीचड़ वगैरह को लेकर, टूटी फूटी टहनियां पत्तियों को लेकर सनबर्ड अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। ये वाला देखना, इट्स लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। पेंडुलिन टीट का ये क्वेश्चन है। पेंडुलिन टीट रोएदार बीजों या भेड़ के ऊन से बहुत सी चतुराई से, बहुत अधिक चतुराई से अपना घोंसला बनाता है। मतलब आप इसको बोल सकते हो ये बहुत ही चतुर चालाक बर्ड है ना। कैप पेंडुलिन टीट इसका नाम है ना। ये ये हो गया। इसका घोंसला कुछ इस तरीके से होता है, बनाता किससे, ऊन से है। ठीक है, ज्यादा हाइट पर ये बनाता नहीं है ना, बहुत चतुराई से घोंसले को बनाता है। इन सभी घोंसलों में मुख्य संकीर्ण प्रवेश द्वार के ठीक नीचे एक बड़ा सा गेट भी होता है, ताकि सांप जैसे शिकारियों को बेवकूफ बनाया जा सके। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे स्नैक वगैरह ने देख लिया तो डेफिनेटली स्नैक क्या करेगा, इन बर्ड्स वगैरह को बहुत इजीली वो खा लेता है, और बच्चे एग वगैरह तो उसको बहुत सही होंगे। ठीक है, तो ये बर्ड क्या करते हैं, दो तरीके से होल यहाँ पर, मतलब दो एंट्रेंस गेट यहाँ पर बनाएंगे। एक बहुत ही छोटा बनाएंगे जिसमें केवल ये बर्ड एंटर कर पाएगा, है ना, और एक बड़ा सा होल यहाँ पर बनाते हैं ताकि कोई भी जीव स्नैक वगैरह उसको देखे तो उसके अंदर वो चला जाए, लेकिन उसको अंदर वहां कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्लोज होता है। मतलब आप एक समझ लो कि एक इस बर्ड ने यहाँ पर घोंसला बनाया, तो ये इसका पूरा घोंसला है। इसी के साथ यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, आप ये समझ लो कि ये इसने अपना पूरा घोंसला यहाँ पर क्रिएट किया है, पूरा ऊन वगैरह लगाकर, है ना। ये यहाँ पर क्या हो गया, पूरा क्लोज हो गया। ये इसका एक छोटा सा होल है जो शायद ही किसी को दिखेगा, उसको भी ये पूरा कवर करके रखते हैं। और इसी के नीचे, इसी से कनेक्ट करता हुआ एक बड़ा सा होल ये बनाएंगे, है ना, ताकि स्नेक वगैरह कोई भी जानवर अंदर जाकर इसके अंडे वगैरह को नुकसान पहुंचाने की, बच्चों वगैरह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये तो क्लोज हो गया, है ना, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वो वापस रिटर्न हो जाता है। उसको लगता है कि इस नेस्ट के अंदर कोई है नहीं। हालांकि इसके ऊपर एक सेपरेट अपन बोल सकते हैं कि एक छुपा हुआ हिडन रूम यहाँ पर इसके लिए रहेगा, इसके बच्चों के लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही चतुर होता है, बहुत चतुराई से अपने घोंसले को ये क्रिएट करती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है, लटकता हुआ घोंसला हैंगिंग नेस्ट यहाँ पर कौन बनाता है, वीवर बर्ड बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरों के घोंसले में छोड़ता है और खुद से घोंसला क्रिएट नहीं करेगा। तो ऐसा एक ही कर सकती है, कोयल यहाँ पर करती है, और वो कोवे के इसमें अपने अंडे दे देती है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, ग्रीन कैटपिलर थ्योरी जिसे किस पक्षी के घोंसले के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, जो अपने घोंसले को कैटपिलर की तरह छलावरण करती है, मतलब एक ग्रीन कैटपिलर थ्योरी अच्छी थ्योरी है। अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली किस पक्षी के घोंसले के निर्माण से संबंधित है, तो ग्रीन कैटपिलर होम यहाँ पर कौन बनाता है, नेस्ट यहाँ पर कौन बनाता है। जो ऐसा लगता है कि कैटपिलर है, बट वो एक्चुअल में कैटपिलर ना होते हुए उस पक्षी का घोंसला होता है। कैटपिलर मतलब वही जो कीड़े वगैरह होते हैं, है ना, कैटपिलर। सो यहाँ पर टेलर बर्ड करता है, ऐसा सनबर्ड कर सकता है, ऐसा किंगफिशर कर सकता है, या फिर ऐसा बुलबुल करती है। ठीक है, आप इसका आंसर सोचिए। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पानी के किनारे मिट्टी से बने हुए घोंसलों में रहता है। ये बगुला हो सकता है, ये किंगफिशर हो सकता है, ये स्विफ्ट हो सकता है, या फिर ये फ्लैमिंगो हो सकता है।
तो देखो पहला तो आंसर हो जाएगा टेलर बर्ड, है ना, जो अपन बोलते हैं ना पत्तियों से सीकर वो अपना घोंसला बनाती है, तो इसको क्या लग रही है, सिर्फ पत्तियां ही लग रही है और तो कुछ ये यूज करेगी नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाती है तो ऐसा लगता है कि कोई कीट वगैरह बैठा हुआ है या ये नॉर्मल पत्तियां ही हैं, बट वो पत्तियां नहीं होती है, वो उसका क्या होता है, घोंसला, वो उसका नेस्ट होता है। तो ये चालाकी टेलर बर्ड करती है। और कौन सा पक्षी पानी के किनारे मिट्टी के घरों में बनाकर रहता है, तो ये फ्लेमिंगो कर सकता है। ओके, चलिए अब एक बार अपन ग्रीन कैटरपिलर थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो पक्षियों द्वारा अपनाई गई एक छलावरण तकनीक से संबंधित है, विशेष रूप से टेलर बर्ड, सुई चिड़िया जिसे अपन हिंदी में कहेंगे, उससे संबंधित है, या दर्जिन चिड़िया आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको जुलाहा चिड़िया भी कह सकते हैं, सब इसी के नाम है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ पक्षी अपने घोंसलों को इस तरीके से बनाते हैं कि वे हरे कैटल पीलर या फिर पत्तियों की तरह दिखे, जिससे वे शिकारियों की नजरों से हमेशा बचे रहते हैं। ओके, चलिए अब दो क्वेश्चन है। कौन सा पक्षी अपने घोंसले को बनाने के लिए अपनी लार का उपयोग करता है, जिसे बाद में कुछ स्थानों पर खाद्य व्यंजनों के रूप में खाया जाता है। आप समझ रहे हो, पक्षी अपना घोंसला बना रहा है, किससे, खुद की लार वगैरह से यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, वो अपने घर में रह लेगा और बहुत सारी जगह, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसको भोजन की तरह उसका घोंसला ही वो लोग खा लेते हैं। तो ऐसा कौन सा बर्ड करता है, वो हमसे पूछा है। तो ऐसा करती है स्विफ्टलेट, है ना, स्विफ्टलेट ये काम करती है। अगला देखिएगा, कौन सा पक्षी घोंसला बनाने के लिए पत्तों को सिलाई करके बनाता है, तो वही टेलर बर्ड, जुलाहा चिड़िया करती है ऐसा। फ्लेमिंगो पक्षी अपने घोंसले कहाँ पर बनाते हैं, तो बालू और कीचड़ के बीच में, नदियों के पास जहाँ पानी भरा होता है उसके पास मिट्टी में, कीचड़ से वो अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, इवन आपने ये देखे होंगे ये वाले ना अपने खेत में भी बना लेते हैं, खेत में भी कभी कभी जैसे मिट्टी वगैरह पड़ी हुई, ढेर पड़े हुए हैं, तो उस पर ही अपना घोंसला बनाकर रह लेते हैं, क्योंकि वहीं से इनको पानी भी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी वृक्ष की खोखली शाखाओं में घोंसला बनाना पसंद करता है, तो ये वुड पैकर करता है ना, खुद ही चोंच मार मार कर अपने लिए खुद से वो घोंसला बना लेता है लकड़ी को काट कर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जमीन पर घोंसला बनाता है और इसे बहुत सरल बनाता है ताकि ये प्राकृतिक रूप से छिपा हुआ रहे, है ना, जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके ये घोंसला बनाता है, वो है अपना ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। बया पक्षी वीवर बर्ड किस प्रकार के घोंसले बना सकता है, तैरता हुआ, पेड़ की छाल से ढका हुआ, लटकता हुआ बोतल के आकार का, या जमीन पर खुदा हुआ घोंसला। तो जो वीवर बर्ड होती है, लटकता हुआ बोतल के आकार का, जो स्टार्टिंग में देखा था कि एक वीवर बर्ड जो है हार्ट शेप का घोंसला बना रहा था ताकि वो फीमेल को अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपके नेस्ट से रिलेटेड है। अब एक और क्वेश्चन अपन इसमें देखेंगे, फिर अपन एक कॉलोनी नेस्टिंग है उसको और पढ़ना है। कौन सा पक्षी सामूहिक घोंसले बनाता है जिसे कॉलोनी नेस्टिंग कहा जाता है, तो बगुला सामूहिक घोंसले, मतलब सारे बगुले जो है आसपास अपने घोंसले बनाते हैं, है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक कॉलोनी में 10 से 20 घर हो गए, तो इन सबके घर भी क्या होते हैं, कॉलोनी की तरह आसपास ही होते हैं। कौन सा पक्षी अपने घोंसले के अंदर चमकदार वस्तुएं जैसे धातु के टुकड़े, रंगीन चीजें इकट्ठा करता है, तो ये इसके आप समझ लो फैंटेसी है, इसको अच्छा लगता है ऐसी कलरफुल चीजों से अपना घर बनाना। तो ये है मैकपाई, है ना, ये कलरफुल चीजों से, धातु वगैरह से, क्योंकि यूजुअली अपन बर्ड्स देखे तो वो सॉफ्ट चीजों का यूज करती है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, एग वगैरह अच्छे से सुरक्षित रहें, बट इसको धातु के टुकड़े और ये सब पसंद आते हैं, तो ऐसा मैकपाई कर सकता है। ठीक है, अब जो अपन कॉलोनी नेस्टिंग पढ़ रहे थे वो देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि एक पक्षी, कई पक्षी एक साथ समूह में घोंसले बनाते हैं। इस तरीके का घोंसले का निर्माण उन प्रजातियों में देखा जाता है जो सामूहिक जीवन को अपनाते हैं, कॉलोनियल बिहेवियर को, मतलब साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यह रणनीति न केवल पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करती बल्कि भोजन की उपलब्धता और प्रजनन में भी क्या करती है, सहायता करती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, कॉलोनी नेस्टिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार समाज, सोसाइटी, समूह में रहना चाहिए, सही रहता है, तो सेम इनके अंदर भी सेम ही कंसेप्ट इन्होंने लगा रखे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो थोड़ी सी एडवांस चीजें बनेगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि कितने प्रकार से घरों को डिजाइन किया जा सकता है, पशुओं के जो घर बनाए जाएंगे, आवास स्थान होंगे, उसमें क्या होगा। प्लस इसमें एक एनसीईआरटी समरी भी आएगी, है ना, जो भी बर्ड से रिलेटेड, एनिमल से, फिश से रिलेटेड जितनी भी चीजें, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, और भी कोई नई चीज जो आपके पास हो, जो बर्ड से रिलेटेड हो, नेस्ट से रिलेटेड हो, वो जरूर से कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।